Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video lecture. जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अभी तक मैंने आप लोगों को 18 रूल्स पढ़ाया है। आज के क्लास में हम आप लोगों को रूल नंबर 19 बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी वीडियो अपलोड होता है कृपया उसको बारीकी से देखिए, एक एक स्टेप को देखिए, बेहतर तरीके से देखिए। मैंने समझाने का प्रयत्न किया है और साथ ही साथ नोट्स भी तैयार कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। एंड बाय द वे, रूल नंबर 18 तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 19। चलिए तो समझते हैं रूल नंबर 19 को। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डियर से शुरू होता है। यू विल सी लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स आई थिंक फ्रॉम डियर। तो ढेर सारा ऐसा सेंटेंस होता है जो डियर से शुरू होता है। तो याद रहे, वह सभी वाक्य जो डियर से शुरू होगा, तो ऐसे वाक्य में जो वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इसी बात को मैं रूल नंबर 19 के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूं। तो समझिए, वह सभी वाक्य जो डियर से शुरू होगा, तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आएगा तो आगे आने वाला नाउन के अनुसार आएगा। याद रखिएगा, वह सभी वाक्य जो डियर से शुरू होता है, वह सभी वाक्य जो डियर से शुरू होता है, ऐसे वाक्य में जो वर्ब यूज होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार होता है? याद रहे, आगे आने वाला नाउन के अनुसार। आगे आने वाला नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगर आगे आने वाला नाउन प्लुरल फॉर्म में है तो आपका वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होगा। रिमेंबर दिस रूल। तो याद रहे, वह सभी वाक्य जो डियर से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब यूज होता है वो आगे आने वाला नाउन के अनुसार। ये नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर डैश अ काउ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देयर डैश काउज। अब बताइए, इसमें इज या आर का प्रयोग होगा? इसके बारे में भी बताइए, इसमें इज या आर का प्रयोग होगा? डियर स्टूडेंट्स, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कि वह सभी वाक्य जो डियर से स्टार्ट होता है, ऑल द सेंटेंसेस दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू होता है। तो याद रहे, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? आगे आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग। अ काउ, अ मीन्स एक, अ काउ एक गाय, अर्थात ये जो नाउन है सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहां आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये दोनों में सिंगुलर कौन है? इज, इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरा वाला देखिए, यहां पर देख सकते हैं कि आगे आने वाला जो नाउन है काउज, काउज मतलब अधिक गाय। तो याद रहे, ये जो नाउन है ये प्लुरल नंबर में है, इसलिए आपका वर्ब भी प्लुरल होगा। ये दोनों में प्लुरल कौन है? आर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बार बार कहा गया है, आपको बार बार मैंने बताने का कोशिश किया है कि प्रत्येक वाक्य मात्र दो नियम को फॉलो करता है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लुरल तो वर्ब प्लुरल होगा। यहां भी देखिए कि जो भी वाक्य डियर से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आता है आगे आने वाला नाउन के अनुसार, ये नाउन अगर सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, ये नाउन अगर प्लुरल तो वर्ब प्लुरल होगा। तो देखिए, ये वाक्य, ये दोनों वाक्य डियर से शुरू हुआ है। इस वाक्य में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आगे आने वाला नाउन सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर यूज किया। आगे दूसरा वाक्य में देखिए, आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए मैंने वर्ब प्लुरल फॉर्म यूज किया।
तो इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा एग्जाम्पल देके सर समझा दिए। कोई भी होगा, कोई भी सेंटेंस हो, इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सेंटेंस, यही रूल फॉलो होगा, है ना। जैसे देयर डैश 10 बॉयज इन द फील्ड, इज होगा या आर। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू हो, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू हो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ब आएगा आगे आने वाला नाउन के अनुसार आएगा। तो देखिए 10 बॉयज, 10 लड़के, है ना, एक नहीं, दो नहीं, 10, मोर देन 1 है, ये प्लुरल नंबर में है। तो आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लुरल फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा, यहां आर लग जाएगा। इसी तरह देयर डैश अ टेम्पल इन माय विलेज, इस सेंटेंस में इज होगा या आर होगा, समझिए अच्छे से, इस सेंटेंस को भी समझिए, इसमें इज होगा या आर। वही रूल आपको देखना है। अरे ये वाक्य देयर से शुरू हुआ, एकदम पूरा अचंभित हो गया, ये वाक्य देयर से शुरू हुआ, तो वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू होगा, आगे आने वाला जो वर्ब है ना, वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू होता है, जो वर्ब जो आएगा वो आगे आने वाला नाउन के अनुसार, और टेम्पल एक मंदिर, एक सिंगुलर नंबर में है, तो आगे आने वाला जो नाउन है सिंगुलर नंबर में, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहां इज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस रूल इज वेरी वेरी इजी। याद रखेंगे वो सभी वाक्य जो देयर से शुरू हो, उस वाक्य में जो वर्ब पुट होगा आगे आने वाला नाउन के अनुसार पुट होगा। नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। ये था आपका रूल नंबर 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं रूल नंबर 20 के दुनिया में। कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके उसको लिख लें, नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी रिवीजन कर लीजिए तो फिर याद आ जाए। चलिए तो रूल नंबर 20 को समझते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वाक्य में अगर मैथमेटिकल टर्म, अगर किसी भी वाक्य में मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग किया गया हो, मतलब किसी भी वाक्य में अगर मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग किया गया हो, गणितीय पद का, मतलब किसी भी वाक्य में अगर मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग किया गया हो, किसी भी वाक्य में अगर आपको एड मीन्स क्या होता है, जोड़, तो किसी भी वाक्य से अगर आपको, सिंपली समझिए, तो किसी भी वाक्य से अगर आपको मैथमेटिकल टर्म का पता चले कि मैथमेटिक्स वाली कोई बात हो रही है, जैसे प्लस की बात हो रही हो, मतलब जोड़ की बात हो रही हो, या घटा की बात हो रही हो, या गुना की बात हो रही हो, या भागा की बात हो रही हो, इस तरह की बात अगर किसी भी वाक्य में हो रहा हो, किसी भी वाक्य में, समझिए अच्छे से, किसी भी वाक्य में अगर मैथमेटिकल टर्म प्लस मतलब एडिशन, है ना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, किसी भी वाक्य में अगर जोड़, घटा, गुना या भागा के बारे में बातचीत हो रहा है, तो ऐसे वाक्य में आप वर्ब सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लुरल भी यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देंगे, क्लियर समझ में आएगा। लेकिन बस यहां पर समझिए रूल नंबर 20 क्या कहता है। रूल नंबर 20 के अकॉर्डिंग, समझिए अच्छे से, रूल नंबर 20 के अकॉर्डिंग किसी भी वाक्य से अगर मैथमेटिकल टर्म वाली बात हो, तो कौन सा मैथमेटिकल टर्म की बात हो, तो याद रहे एडिशन की बात हो, या सब्ट्रैक्शन की बात हो, या मल्टीप्लिकेशन की बात हो, या डिवीजन की बात हो, मतलब किसी भी वाक्य से अगर जोड़, घटा, गुना, भागा का पता चल रहा हो, तो उस वाक्य में अगर वर्ब यूज कीजिएगा तो आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लुरल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप मैथमेटिक्स का बुक को अगर आप लोगे तो बुक में ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए सिंगुलर को बेहतर माना गया है।
सिंगुलर वर्ब को बेहतर माना गया है, लेकिन प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करना गलत नहीं होता है। तो याद रहे, किसी भी वाक्य से अगर जोड़, घटा, गुना, भागा का पता चल रहा हो या इस तरह का कोई क्रिया हो रहा हो, इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रहा हो, तो उस वाक्य में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होगा, दोनों राइट है। लेकिन बेहतर किसको माना जाएगा, है ना, बेटर किसको हम मानेंगे, तो सिंगुलर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 डैश 4। अब यहां बताइए इज या आर का प्रयोग करें। 2 and 2 डैश 4, हम यहां इज या आर का प्रयोग करें, समझिए अच्छे से। देखिए 2 and 2 4 मतलब 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है। इट मीन्स जब भी आप 2 + 2 करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। इस वाक्य में देखिए मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। तो याद रहे 2 और 2 4 होता है, मतलब 2 और 2 को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इस वाक्य में कैसा एक्टिविटी हो रहा है, तो मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है ना, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक यूज हो रहा है इसमें ना। ऑन दैट कंडीशन, तो जिस भी वाक्य में मैथमेटिकल टर्म जोड़, घटा, गुना, भागा यूज होता हो, इस वाक्य में जो वर्ब आप यूज करेंगे, सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे सिंगुलर को बेहतर माना गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स बुक में भी जो राइटर लोग हैं, जो मैथमेटिशियन लोग हैं, वो सिंगुलर वाला ज्यादा यूज करता है, इसलिए इसको बेहतर माना गया है। लेकिन प्लूरल का भी अगर आप प्रयोग कर दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो 2 and 2 इज 4 भी आप बोल सकते हैं, 2 and 2 आर 4 भी बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। उसी तरह अगर एग्जाम में पूछ ले ट्वाइस 30 डैश 60, मैक होगा या मैक्स होगा, समझिए अच्छे से। देखिए मैक मीन्स बनाना, बनाना क्या है, काम। तो ये वर्ब है, वर्ब में एस लगा रहे हैं, सिंगुलर होता है, नहीं लगा रहे हैं प्लूरल होता है। भूल गए आप लोग क्या? तो याद रहे वर्ब में अगर एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर होता है, नहीं लगा रहे प्लूरल। तो हमारे पास मैक प्लूरल फॉर्म है, मैक्स सिंगुलर फॉर्म में। अब वाक्य को देखिए, लिखा हुआ ट्वाइस 30। ट्वाइस मतलब होता है 2, कैठो 2 तो 30 30 ना, ट्वाइस 30, ट्वाइस मीन्स 2, 30 मतलब 2 30 है ना। ट्वाइस मीन्स 2, 30 मीन्स क्या होता है 30, तो 2 30 है ना। 2 30 कितना का निर्माण करता है, कितना बनाता है 60 60। तो कहने का मतलब 2 30 ट्वाइस 30, 2 30 क्या बनाता है 60, मतलब 2 और 30 कितना बना देता है 60, मतलब 2 को 30 से गुना करो तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 60। यहां भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। ट्वाइस 30 मतलब 2 30 बनाता है कितना 60 60, तो 2 30 60 का निर्माण करता है। ये जो वाक्य है इसमें कौन सा टर्म यूज हुआ है, मैथमेटिकल टर्म यूज हुआ है, अर्थमेटिक यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे वर्ब चाहे आप सिंगुलर लगा लो, प्लूरल लगा लो, बोथ आर राइट, लेकिन सिंगुलर लगाना बेहतर माना गया है। तो ट्वाइस 30 है ना, मैक्स 60, या आप अगर ट्वाइस 30 मैक्स 60 कर दोगे तो भी राइट होगा। दोनों आपका सही है, एक जरा भी दिक्कत नहीं है। नहीं, यहीं पर और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे 9 and या 9 and 9 डैश 18, मैक होगा या मैक्स होगा। एस लगा हुआ है तो सिंगुलर नंबर में है, ये नहीं लगा हुआ है प्लूरल नंबर में है। समझिए अच्छे से, 9 and 9 18, 9 और 9 18 होता है, 9 और 9 18 होता है, मतलब 9 और 9 को 9 से प्लस कर दोगे तो 18 रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये मैथमेटिकल टर्म है। तो जिस भी वाक्य में मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा हो, अर्थमेटिक यूज हो रहा हो, गणित
एक तरह से यूज हो रहा हो, जिस भी वाक्य में वर्ब चाहे सिंगुलर लगाइए या प्लुरल लगाइए, दोनों सही है, लेकिन सिंगुलर को बेहतर माना गया है तो सिंगुलर का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर आप प्लुरल का भी प्रयोग कर लेते हो तो गलत नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य से अगर आपको लगे कि किसी भी वाक्य में जोड़ हो रहा है, घटा हो रहा है, गुना हो रहा है, भागा हो रहा है, किसी भी वाक्य में मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है, ऑन दैट कंडीशन उस वाक्य में वर्ब चाहे आप सिंगुलर लगाइए या प्लुरल लगाइए, दोनों राइट है, लेकिन सिंगुलर लगाना बेहतर माना जाता है। इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि मैथमेटिशियन लोग भी सिंगुलर ही ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 20 के बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 21 की दुनिया में। चलिए तो समझते हैं रूल नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सुना है? आई होप सुने होंगे। तो ये सेंटेंस का काइंड है, एक्चुअली वाक्य का प्रकार है। तो याद रखो रूल नंबर 21 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, है ना, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तो रूल नंबर 21 के अंतर्गत समझिए किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न समझिए। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है ऐसा वाक्य जो में से शुरू होता है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है। इसी तरह का रूप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। समझिए अच्छे से, ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूप कुछ इसी प्रकार होता है, में से शुरू होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है, कभी कभी में अंडरस्टूड भी रहता है वाक्य में। तो ये है एक्चुअली ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो समझिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है? में से शुरू होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है। तो किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का, समझिए अच्छे से, किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, लेकिन याद रखिएगा इसका आने वाला वर्ब जो है ऑलवेज, हमेशा प्लुरल होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, याद रखेंगे वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन है एक तरह से। रूल नंबर 21 एक प्रकार का एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रहे। अपवाद का कोई लॉजिक नहीं है, बस उसको याद कर लेना है। ठीक है, कि किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है? में से शुरू होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है। तो किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। मतलब सीधे शब्दों में डियर स्टूडेंट्स आपको याद कर लेना है कि जहां भी ऑप्टेटिव सेंटेंस दिख जाए, है ना, wherever you will get optative sentence, just remember you will have to use verb as a plural form। जहां भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाए उसमें जो वर्ब आप यूज कीजिएगा वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा, है ना। जैसे मे यू डैश, अब देखिए मे यू डैश, तो मे यू डैश है, उसके बाद लास्ट में है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए में से शुरू हुआ है, समाप्त किससे हुआ? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। शुरू किससे हुआ? में से। समाप्त किससे हुआ? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो, समाप्त हो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका सब्जेक्ट
चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। आपको एग्जाम में दे देगा डाई होगा या डाइज होगा। डियर स्टूडेंट्स, डाई मीन्स मरना, ये वर्ब है। जिसमें एस लगा रहे वो सिंगुलर में होता है, जिसमें नहीं लगा रहे वो प्लुरल में होता है। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वर्ब हमेशा प्लुरल होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डाई, मे यू डाई। यहीं पर अगर मान लेते हैं एक और सेंटेंस देखिए, मे गॉड डैश हिम। अब देखिए ये भी वाक्य किससे शुरू हुआ है? ये भी वाक्य में से शुरू हुआ है, अंत में क्या है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऐसा वाक्य जो किससे शुरू हो? में से। ऐसा वाक्य जो किससे शुरू हो? में से, और समाप्त किससे हो? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो और समाप्त नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो याद रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे एक हो या अनेक हो, फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। तो यहां पर ब्लेस होगा या ब्लेसेस होगा। डियर स्टूडेंट, जिसमें एस लगा हुआ है ये सिंगुलर फॉर्म में है, नहीं लगा हुआ है ये प्लुरल फॉर्म में है। तो याद रहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वर्ब हमेशा प्लुरल, इसलिए यहां ब्लेस हो जाएगा, है ना। ऐसा जैसे मान लेते एक और सेंटेंस देखिए, मे सी डैश, सॉरी मे सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, मे सी डैश, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहले इस चीज को समझिए, वाक्य किससे शुरू हुआ है? में से। समाप्त किससे हुआ है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो, समाप्त किससे हो? उल्टा आई, एक्सक्लेमेशन से ना, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ऐसा वाक्य जो में से शुरू हो, समाप्त किससे हो? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लुरल। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव, वर्ब हमेशा प्लुरल। तो बताइए यहां पर सक्सीड होगा या सक्सीड्स होगा? तो याद रहे, इसमें एस लगा हुआ तो ये सिंगुलर में है, इसमें नहीं लगा हुआ ये प्लुरल में है। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा प्लुरल, इसलिए आप सक्सीड हो जाएगा, मे सी सक्सीड। तो याद रहे, जहां भी आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाए, जहां भी आप लोगों को ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाए, तो याद रखिएगा वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये एक्सेप्शन है। नहीं तो याद रहे, मैंने कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त होता है, लेकिन कभी कभी ये अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे एग्जाम में मे यू डाई है ना, मे यू डाई नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो एग्जाम में इसी को ना इस प्रकार दे सकता है, मे यू नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां क्या कर देगा? मे हटा देगा, इसको अंडरस्टूड कर देगा। अब देखिए यू डैश नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यू के बाद, यू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? खाली स्थान है, ब्लैंक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन एक देखिए यू के बाद है ना ब्लैंक है, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन ये वाक्य जो है किससे समाप्त हो रहा है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो याद रखिएगा कि इसमें में अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, ठीक है, आपको समझना होगा। यू मतलब तुम, इधर दो ऑप्शन दिया हुआ डाई या डाइस, तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, समझ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहां पर डाई का प्रयोग कर दिया, प्लुरल, यू डाई। तो याद रखना कि यहां पर में अंडरस्टूड है, छिपा हुआ मे यू डाई। देखिए यू डाई तुम मर जाओ, मे यू डाई वही मतलब हुआ तुम मर जाओ, अभिशाप है एक प्रकार का ना, मे गॉड ब्लेस यू, इस पर तुमको आशीर्वाद दे। नहीं तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि मे अंडरस्टूड भी हो सकता है ना। तो याद रहे, जहां भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिख जाए, जहां भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिख जाए, वह हमेशा प्लुरल होगा, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए रूल नंबर 21 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 22 की दुनिया में। रूल नंबर 22 को समझिए। याद रहे, कुछ ऐसा वाक्य आपको मिलेगा जो शुरू होगा सिंगुलर
कलेक्टिव नाउन से, है ना। कुछ ऐसा वाक्य आपको मिलेगा जो किससे शुरू होगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा, ठीक है। तो याद रहे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन पहले रहेगा, उसके बाद ऑफ रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा, ठीक है। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर सिंगल से आया, सिंगुलर मतलब एक होता है। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जिससे कलेक्शन का पता चलता हो, ऐसा नाउन जिससे समूह का पता चलता है। तो समूह होगा, लेकिन कितना समूह होगा, एक समूह। तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हुआ ऐसा नाम जिससे एक समूह का बोध हो, एक समूह का बोध हो। तो याद है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कैसा नाउन है, तो ऐसा नाउन है जिससे एक समूह का बोध होगा, 2 3 4 नहीं, एक समूह। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद नाउन है, तो ऐसे वाक्य में जो वर्ब होगा ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया, देखिए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझिए। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, नाउन ये तो नाउन ही है ना, नाउन का ही ना एक प्रकार है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो ये नाउन ही है। हमने आप लोगों को एक रूल बताया था कि जब दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो, जब दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो, जब दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो, तो आपका जो वर्ब आता है पहले नाउन के अनुसार आता है। जब दो नाउन ऑफ या इन से जुड़ा हो, आपका जो वर्ब आता है पहले के अनुसार आता है, और पहला से एक समूह का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, सिंगल का बोध हो रहा है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये सिंपल सी बात है। तो याद रहे वह सभी सेंटेंस, वह सभी वाक्य जो किससे शुरू हो, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से, उसके बाद ऑफ हो, उसके बाद नाउन हो। मतलब जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, वर्ब पहला के अनुसार आएगा, और पहला क्या है, पहला सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे देखिए अ सेट ऑफ बुक्स डैश बाउट इज होगा या आर होगा, और सेट ऑफ बुक्स, याद रहे बुक्स, देखिए बुक, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, तो बुक जब सिंगल है तो बुक है, लेकिन बुक अगर एक जगह समूह बना दिया जाए, ढेर सारा बुक का एक गड्डी बना दिया जाए, एक बंडल बना दिया जाए, तो बुक के उस समूह को, बुक के उस समूह को हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये जो सेट है ये एक्चुअली समूह का नाम है। किसका नाम है ये, तो याद है समूह का नाम। किसके समूह का नाम, तो किताब का समूह को सेट बोलते हैं। तो अ सेट ऑफ बुक्स, किताबों का अ सेट, एक समूह, किताबों का एक सेट। तो यहां देखिए जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, यहां जो वर्ब आएगा पहले के अनुसार, अ सेट मतलब एक सेट, एक एक एक। जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा ना, इसलिए यहां पर इज हो जाता है, अ सेट ऑफ बुक्स इज अबाउट। एनी प्रॉब्लम, यहीं पर देखिए जैसे अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स डैश बीन सीन, हैव होगा या हैज होगा। देखिए सोल्जर मतलब क्या होता है, सैनिक, एक सैनिक, दो सैनिक, तीन सैनिक, चार सैनिक, तो सोल्जर मीन्स सैनिक होता है। लेकिन यही सैनिक का अगर एक ग्रुप बना दिया जाए, एक टुकड़ी बना दिया जाए, तो उस समूह का नाम रेजिमेंट है। रेजिमेंट का मतलब एक सैनिक नहीं होता है, रेजिमेंट मीन्स होता है सैनिकों का टीम, याद रहे। तो सैनिकों का टीम है, ये सैनिकों का समूह है। तो रेजिमेंट एक ऐसा नाम है जिससे समूह का पता चलता है। तो ये एक्चुअली आपका कलेक्टिव नाउन है, याद रहे। कैसा नाउन है, रेजिमेंट का मतलब ही होता है सैनिकों का समूह। तो याद रहे रेजिमेंट एक समूह है ना, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इससे पहले अ लग गया, अ मतलब एक, एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है।
तो याद रहे, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा रहे, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा रहे, तो पहला वर्ड अगर सिंगुलर तो वह भी सिंगुलर होगा। और रेजिमेंट मतलब सैनिकों का टुकड़ी एक समूह न, तो याद रहे ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। तो अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हैज बीन सीन। बहुत लोग मिस्टेक क्यों करता है, क्योंकि अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स है यहाँ पर, सोल्जर्स, सोल्जर मतलब एक, सोल्जर्स मतलब अनेक, तो वो सोचता है कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन प्लुरल है तो प्लुरल होगा। लेकिन याद रहे कि जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो तो पहला वर्ड का प्रधानता होता है। पहला वर्ड अ लगाकर अ रेजिमेंट, अ मतलब एक कर दिया, सिंगल कर दिया, पहला वर्ड सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपका क्या चला गया, सिंगुलर चला गया। यहीं पर देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश सेंट, इज होगा या आर, समझिए। और टीम ऑफ प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स खिलाड़ियों का एक ग्रुप क्या कहलाता है, टीम कहलाता है ना। इंडियन टीम है, पाकिस्तानी टीम है ना, उसी तरह ढेर सारा टीम है, हर देश का, हर कंट्री का अपना एक टीम है। तो प्लेयर्स का जो समूह है उसको टीम बोलते हैं। तो टीम एक समूह है कि नहीं है, टीम मीन्स एक ग्रुप है कि नहीं है, तो ये समूह है। समूह मतलब कलेक्शन, कलेक्शन, तो ऐसा वर्ड जिससे कलेक्शन का पता चले उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और मतलब एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, तो ये क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो हमने क्या बताया, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो पहला वर्ड का प्रधानता होता है। पहला अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, पहला अगर प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। लेकिन हमारा जो पहला वर्ड है वो अ मतलब एक, सिंगल है, तो पहला सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहां इज हो जाएगा। तो याद रहे, जब भी कोई वाक्य सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से शुरू होता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, याद रहे। क्योंकि जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा रहे, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा रहे तो पहला वर्ड का प्रधानता होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। वो अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वो अगर प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। और पहला वाला वर्ड अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सिंगल सिंगुलर है, तो वर्ब तो ऑटोमेटिक सिंगुलर होगा। तो याद रहे, ऐसे वाक्य में अगर पहला वर्ड सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं रूल नंबर 23 की ओर। कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 22 हो चुका, आई थिंक 23 में चलते हैं। नंबरिंग में कहीं मिस्टेक हो तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 23 को समझिए। अगर किसी भी वाक्य से सर्टेन टाइम, निश्चित समय, अच्छे समझिए। सर्टेन मीन्स क्या होता है, सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित। अगर किसी भी वाक्य से निश्चित टाइम, सर्टेन टाइम, अगर किसी भी वाक्य से निश्चित समय, डिस्टेंस दूरी, क्वांटिटी मात्रा, समझिए अच्छे से। किसी भी वाक्य से अगर सर्टेन टाइम, निश्चित दूरी, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन टाइम निश्चित समय, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी, सर्टेन क्वांटिटी निश्चित मात्रा, सर्टेन नंबर निश्चित संख्या का पता चले, समझिए अच्छे से। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वाक्य में अगर सर्टेन टाइम निश्चित समय हो, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी हो, सर्टेन क्वांटिटी निश्चित मात्रा हो, सर्टेन नंबर निश्चित संख्या हो, तो याद रखिएगा आपका जो वर्ब है ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
बहुत सुंदर रूल है ये, रूल नंबर 23। तो किसी भी वाक्य से सर्टेन टाइम, निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या का पता चले तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, है ना, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। रट लीजिए, जैसे 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो समझिए 40 माइल्स, है ना, 40 मील, 1 मील 2 मील 4 मील की बात नहीं कर रहा, 40 मील एक निश्चित दूरी है ना। डैश लॉन्ग डिस्टेंस, यहां इज होगा या आर, तो 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 40 मील एक लंबी दूरी है। तो 40 मील, 40, इसमें कहीं पर लगता है कि कहीं कंफ्यूजन में रखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल कह रहा है कि 40 मील, ये जो 40 मील है ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है ये, है ना, निश्चित दूरी है। 40 मील, एक जरा भी कम नहीं, एक जरा भी ज्यादा नहीं, निश्चित दूरी है ना। 40 माइल्स, 40 मील, ये एक निश्चित दूरी है। तो सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी, वर्ब हमेशा सिंगुलर। इसलिए याद रहे, यहां कुछ लोग क्या करता है कि 40 माइल्स देखता है एस लगा हुआ पलरल, तो वर्ब पलरल कर देता है। लेकिन याद रहे ये एक निश्चित दूरी है, इसलिए यहां वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए, निश्चित समय हो, निश्चित दूरी हो, निश्चित संख्या हो, निश्चित मात्रा हो, है ना, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। 40 माइल्स, याद रहे 40 मील एक निश्चित दूरी है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, याद रहेगा, है ना। उसी तरह 50 रुपीज डैश इनफ फॉर मी, EGR का था 50 रुपीज, 50 रुपए, है ना, 50 रुपए, 49 40, मतलब कहने का मतलब कम बेस या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, डायरेक्ट का था 50 रुपीज, 50 रुपए, 50 रुपए एकदम निश्चित है। तो 50 रुपए ये निश्चित है, सर्टेन है कि नहीं है ना, सर्टेन है ये, इसलिए क्या हो जाएगा, 50 रुपीज इज इनफ फॉर मी, 50 रुपए मेरे लिए काफी है। ठीक है, इसी के साथ और भी एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये हमने जितना भी रूल्स अभी तक पढ़ा है आज के क्लास में वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। तो बाय द वे पहला प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ए नंबर लिखा हुआ 10 माइल्स डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए 10 माइल्स 10 मील ये एक निश्चित दूरी है ना। तो निश्चित दूरी का जहां भी पता चले वो अब क्या लेगा, सिंगुलर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इज। 10 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? बी नंबर, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसको वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए बाय बी नंबर को देखते हैं। 20 ईयर्स डैश अ लॉन्ग टाइम। देखिए 20 ईयर्स 20 वर्ष एक निश्चित समय है, 20 वर्ष एक निश्चित समय है, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज। सी नंबर में चलिए 6 मंथ्स, है ना, 6 महीना एक निश्चित समय है, ये भी है ना, सर्टेन टाइम है एक, इसलिए वर्ब यहां भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। डी नंबर में चलते हैं, लिखा हुआ 10 डिवाइडेड बाई 5। 10 10 को डिवाइडेड बाई 5 अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए, लिखा हुआ 10 डिवाइडेड बाई 5 अगर 10 को 5 से भाग दे दिया जाए, अगर 10 को 5 से भाग दे दिया जाए, है ना, अगर भागा दे देंगे हम लोग तो डैश टू गिव देता है ना, गिव। अब यहां पर देखिए 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 को अगर 5 से भागा दिया जाए तो 2 देता है ना, रिजल्ट कितना देता है, 2। तो बताइए यहां पर गिव होगा या गिव्स होगा। 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 को अगर 5 से भागा दे दो तो 10 को यहां पर देखिए आप
कि 10 को अगर 5 से भागा दे देंगे तो हमें क्या देगा, 2 देगा। तो यहां पर गिव होगा या गिव्स होगा। अच्छा एक चीज बताइए, इस वाक्य में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, मैथमेटिकल टर्म यूज किया गया है, मैथ का है ना, मैथ यूज किया गया है। तो जिस भी वाक्य में मैथमेटिकल टर्म यूज हो, अर्थमेटिक यूज हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो, चाहे जोड़ हो, गुना हो, है ना, भागा हो, तो याद रहे ऐसे वाक्य में वर्ब जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर को बेहतर माना गया है। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 2। लेकिन अब अगर आपका प्लुरल का भी प्रयोग करते हैं वो भी राइट है। देखिए गिव्स इसमें ऐसे लगा हुआ है तो ये सिंगुलर में है, वर्ब में ऐसे लगे सिंगुलर, नहीं लगा रहेगा प्लुरल। ठीक है, तो जहां भी मैथमेटिकल टर्म का प्रयोग हुआ हो उस वाक्य में वर्ब सिंगुलर भी सही है, प्लुरल भी सही है। ठीक है, चलिए ई नंबर में देखते हैं, कहता 5 फ्रॉम से किससे 10, मतलब 10 से अगर 5 इज है ना 5, अगर 10 में से 5 को घटा दिया जाए तो 5 होता है। तो 5 फ्रॉम 10 इज 5। तो कहने का मतलब यहां पर 5 फ्रॉम 10, 10 से अगर 5, 10 से अगर 5 मतलब 10 से अगर 5 घट जाए, यहां पर कौन सा टर्म यूज हो रहा है, मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है। वर्ब सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लुरल भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर को बेहतर माना जाता है ना। लेकिन अगर आप प्लुरल का भी प्रयोग कर दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो 5 फ्रॉम 10 इज 5 या आर 5, बोथ आर राइट। एफ नंबर में चलिए, एफ नंबर को समझते हैं। लिखा हुआ ए फ्लॉक ऑफ शिप। देखिए यहां पर मैं शिप्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स नहीं होगा, क्योंकि शिप एक ऐसा वर्ड है जो इसी रूपों में रहता है, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लुरल में हो, इसी रूप में रहेगा, तो इसमें ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप का समूह को फ्लॉक कहा जाता है। जिस तरह खिलाड़ी को का अगर एक टीम तक खिलाड़ी का एक समूह अगर बना दिया जाए, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी का एक समूह बना दिया जाता है कि तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तो उस समूह को टीम बोलते हैं। उसी तरह शिप का अगर ढेर सारा कहीं पर समूह है, एक भीड़ है, एक झुंड है अगर शिप का, तो अंग्रेजी में उसको फ्लॉक कहते हैं। तो शिप का समूह को, कलेक्शन को ही फ्लॉक कहा जाता है। मतलब ये फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है। ए मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से जो भी वाक्य शुरू होगा, जो भी सेंटेंस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से शुरू होगा वह सिंगुलर होगा। तो वॉज या वर, तो वर प्लुरल नंबर है, वॉज सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, वॉज। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो, जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ा हो तो वर्ब आपका पहला के अनुसार आता है। पहला में ए मतलब एक, एक फ्लॉक है ना, एक समूह, इसलिए ये सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। जी नंबर में चलते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्रेजेंट देयर। देखिए यहां पर ये मत सोचिएगा कि ए मतलब एक, नंबर मतलब संख्या, एक संख्या नहीं। ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है, एकदम रट लीजिए। जिस तक कैट मतलब बिल्ली होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, हाउस मीन्स घर होता है, उसी तरह ए नंबर ऑफ एक वर्ड है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत। तो अ नंबर ऑफ बहुत, बहुत कितना, अनिश्चित है। तो याद है जब भी किसी कोई वाक्य अनिश्चित संख्या से शुरू हो, जब भी किसी वाक्य में ऑफ से पहले अनिश्चित हो, या किसी कोई भी वाक्य अगर अनिश्चित संख्या से शुरू हो, तो ऐसे वाक्य में जो वर्ब आता है ना, इस नाउन के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ बॉय रहता तो यहाँ इज होता, बॉयज है इसलिए क्या हो गया, आर हो गया। ये देखिए सेम जैसा दिख रहा है लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ए फ्लॉक का मतलब होता है भीड़ का एक समूह, एक। यहाँ अ नंबर ऑफ ए का मतलब होता है बहुत, अनिश्चित संख्या। तो जब कोई वाक्य है ना सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से शुरू हो, जब कोई वाक्य सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से शुरू हो वह हमेशा सिंगुलर होगा। जब कोई वाक्य अनिश्चित संख्या से शुरू हो तो उस नाउन के अकॉर्डिंग वह आता है। यहाँ बॉय रहता तो इज होता, बॉयज है, आर हो गया। समझ में आ रहा है।
चलिए एच नंबर को देखते हैं। देयर डैश 50 बॉयज इन द क्लास। रूल याद आया आप लोगों को? मैंने कहा था दुनिया का वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू होता है, दुनिया का वह सभी वाक्य जो देयर से शुरू होता है, ऐसे वाक्य में जो वह आता है आगे आने वाला नाउन के अनुसार 50 बॉयज 50 लड़का, यह प्लुरल फॉर्म में है। तो आगे आने वाला नाउन प्लुरल है, इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा। इसमें से वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लुरल है, तो यहां पर वर्ब हो जाएगा देयर वर 50 बॉयज इन द क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करना चाहूंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले रूल के साथ।